हेलो एवरीवन। हम लोग अपना वेव नेचर ऑफ मैटर का डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि डे ब्रॉयल के हाइपोथेसिस के थ्रू हम लोगों ने मैटर्स के साथ एक मैटर वेव एसोसिएट की। तो अभी तक तो बस हाइपोथेसिस है, इसका कोई प्रूफ नहीं आया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डेविसन और जर्मन ने कैसे इसका प्रूफ किया। डेविसन और जर्मन ने पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर का प्रूफ किया था। डेविसन और जर्मन ने 1927 में, और जीपी थॉमसन नाम के एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1928 में प्रूव किया। उन्होंने कैसे प्रूव किया? उन्होंने डिफ्रैक्शन देखा था इलेक्ट्रॉन्स में, जो स्कैटर हुए थे कुछ क्रिस्टल्स के थ्रू। ये उस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अच्छा, तो बेसिकली अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इससे, कॉलीमेट हो रहे हैं। एक निकल का टारगेट, निकल का बेसिकली एक क्रिस्टल है, फिर उससे बेसिकली डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, ये स्कैटर हो रहे हैं अलग अलग जगह, और उनको हम लोग मेजर कर रहे हैं आगे जाके और ढंग से देखते हैं सेटअप। एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें एक फिलामेंट है। उस फिलामेंट को बैरियम ऑक्साइड से कोट किया गया है, और एक लो वोल्टेज पावर सप्लाई से हीट करते हैं। मतलब ये जो फिलामेंट है, इसको बेरियम ऑक्साइड से कोट किया है। अच्छा, और उसको एक लो वोल्टेज से, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको एक लो वोल्टेज से हीट किया जाता है। बेसिकली बेरियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि अगर उसको हीट किया जाए तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है उनको एक हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट करवाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर और इसके बीच में एक हाई वोल्टेज या हाई टेंशन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, जिससे बहुत तेज ये एक्सेलरेट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं कि इनको कॉलीमेट कराते हैं। कॉलीमेट होने का मतलब इनको एक सीधी डायरेक्शन में, एक सीधे रे के फॉर्म में निकालते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि इसको कॉलीमेट कराया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रहे हैं, पर इस ए चीज के पास करने के बाद ये एक सीधी डायरेक्शन में निकलते हैं। उसके बाद इस बीम को एक निकल क्रिस्टल पे डाला जाता है। ये निकल है, निकल का टारगेट है। निकल ही क्यों चूज किया है, उसकी प्रॉपर्टीज है। तो निकल के टारगेट पे ये डाला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की बीम बनी, पर्टिकुलर रे, हर एक रे पैरेलल है, और उस पे निकल के टारगेट पे डाला गया। तो जब हम लोग निकल के टारगेट पे डालते हैं तो इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह स्कैटर हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे सीधी आ रही थी, और इस पे पड़ने के बाद चारों तरफ ये स्कैटर कर जाती है बीम। ठीक है, तो ये तो फिलहाल सेटअप था, और इससे हम लोग मेजर क्या करते हैं? हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मेजर करते हैं। मतलब इंटेंसिटी क्या होती है पार्टिकल्स के फॉर्म में, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकेंड, वो इंटेंसिटी होती है। तो हम लोग बेसिकली इसके अक्रॉस एक वो रखते हैं, एक डिटेक्टर रखते हैं, और हर एक एंगल पे हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। ठीक है, डिटेक्टर को हम लोग एक सर्कुलर स्केल में रखते हैं। डिटेक्टर की क्या खास बात है? डिटेक्टर एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर पे कनेक्टेड होता है। मतलब वो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब उसका बहुत वो थोड़े से चेंज को भी कैप्चर कर लेता है। उससे करंट रिकॉर्ड होती है, और ये थियोरेटिकली प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के बीम की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना ज्यादा करंट, मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बीम की इंटेंसिटी थी उस वक्त। तो हम लोग उस डिटेक्टर को एक सर्कुलर स्केल में अलग अलग एंगल्स पे रखते हैं, और हम लोग क्या मेजर करते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो स्कैटरिंग एंगल से कैसे रिलेटेड है। मतलब हम लोग क्या मेजर करते हैं? जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, वो स्कैटरिंग एंगल जो थीटा है उससे कैसे
किस हिसाब से मिलती है, और हम लोग ये अलग अलग वोल्टेजेस में करते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस और इसके अक्रॉस एक हाई वोल्टेज हाई टेंशन और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है? इससे लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए, डेविसन जर्मन ने, और उन्होंने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग पीक आती है इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल के ग्राफ में। मतलब इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो एक बहुत ऊंची पीक आती है उसमें, और किस वोल्टेज और पोटेंशियल के लिए आती है? अगर हम लोग 54 वोल्ट का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ले तो तब बहुत स्ट्रॉन्ग पीक आती है, और उस पीक स्कैटरिंग एंगल थीटा बराबर 50 डिग्री पे आती है। मतलब 50 डिग्री पे अपेरेंटली बहुत हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये पीक का जो पीक क्यों आ रही है, इसको ऐसे समझाया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को वेव माना जाए, प्योर वेव मतलब प्योर वेव लाइक माना जाए, तो इससे पता चलता है कि अगर वो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी थीटा बराबर 50 डिग्री पे, तब जाके इतने अच्छे से पीक आ रही होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे कर रही होगी? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, जो क्रिस्टल के एटम्स जो हैं वो रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं। क्रिस्टल में मतलब प्रॉपर डेफिनेट स्ट्रक्चर है, में एटम्स रेगुलरली स्पेस्ड हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स है वो अलग अलग लेयर ऑफ ऐसी एटम्स से स्कैटर कर रही है, और स्कैटर करने के बाद इस पर्टिकुलर एंगल पे प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इनका। इस कारण से इस थीटा बराबर 50 डिग्री पे हमें एक पीक मिलता है। ये पर्टिकुलर वेव वोल्टेज की क्या खास बात है? इस पर्टिकुलर वेव वोल्टेज पे ये पीक बहुत अच्छे से दिखती है, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन आती है पीक की। फिर हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से जब उन्होंने प्रॉपर वेव थ्योरी के थ्रू एक वेवलेंथ निकालने की कोशिश की, तो उनको वेवलेंथ मिली 0.165 नैनोमीटर। ऑफ कोर्स इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर भी होगा, प्लस माइनस कुछ, पर अप्रोक्सीमेटली 0.165 नैनोमीटर आती है अगर इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह ट्रीट किया जाए। और इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह ट्रीट अभी तक बस डेब्रॉयल ने ही किया था। डेब्रॉयल ने अपनी मैटर वेव की हाइपोथेसिस दी थी, तो जाहिर सी बात है वो लोग डेब्रॉयल के मैटर वेव की हाइपोथेसिस के पास गए और उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, उसके थ्रू वेवलेंथ की आई। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि हम लोग वेवलेंथ को 1.227 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वी नैनोमीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी हमारा वोल्टेज में था, वोल्ट्स में था, तो वी इधर हमारा 54 वोल्ट है। तो अगर हम लोग लैम्डा को 1.227 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 54 एनएम के फॉर्म में लिखें, तो इससे जो लैम्डा आता है 0.167 नैनोमीटर आता है, जो कि बहुत क्लोज है एक्चुअल वैल्यू से 0.165। तो उन्होंने ये देखा कि हेंस जो डेब्रॉयल से जो वेवलेंथ आ रही है वो करेक्ट है। ये बहुत एक्सीलेंट अग्रीमेंट है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो डेब्रॉयल से आ रही है और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल हुआ, और इससे डेब्रॉयल का जो रिलेशन आता है पर्टिकुलरली ये, इसको वैलिडिटी मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइनली ये इस्टेब्लिश हुआ कि हाँ, जो रेगुलर मैटर है जिसको अभी तक हम लोग पार्टिकल मानते थे, उस मैटर में एक वेव नेचर भी होता है, और उस वेव नेचर के कारण कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग होना, जो अभी डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में अभी तक हमने देखा, वो हो सकता है। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई? उसके बाद कुछ रीसेंट ईयर्स में डेवलपमेंट्स हुई, जैसे 1989 में ये पाया गया कि जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन की बीम्स का, वो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर पाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन कर पाता है? प्योर, हम लोगों ने अभी तक बस लाइट्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स में, और लाइट उसमें हम लोगों ने प्योर वेव फॉर्म में की थी।
तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका पास एक वेव नेचर है, तभी वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। और तो और इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आती हैं। तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स की भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्जर्व की गई थी 1994 में। आयोडीन इतना आयोडीन की ऑब्जर्व की गई, इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आयोडीन लगभग मिलियन टाइम्स बड़ा है एक इलेक्ट्रॉन से। आयोडीन का एटम बहुत बड़ा है। तो अगर आयोडीन के मॉलिक्यूल अगर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कर रहे हैं ऑब्जर्व, तो मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स तक के पास, जो कि बहुत बड़े हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने क्यों चूज किए थे? क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे। आयोडीन इलेक्ट्रॉन से भी बहुत बड़े हैं और तब भी वो भी वेव नेचर कर रहे हैं। तो इससे ये भी पता चला कि हाँ, नॉर्मल मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे मॉलिक्यूल्स भी वेव नेचर एग्जिबिट करते हैं। तो इस वेव नेचर निकला, तो पर इसका कोई प्रैक्टिकल यूज हुआ? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूज हुआ। जो वेव प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रॉन की, उसका यूज करके एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या खास बात थी कि उसका बहुत हाई रेजोल्यूशन था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट पे। तो अभी तक जो हम लोगों ने ऑप्टिक्स में माइक्रोस्कोप्स पढ़े थे, उसके जो बेस्ट माइक्रोस्कोप्स थे, उनसे भी बहुत बेटर रेजोल्यूशन आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लॉइट किया गया था इधर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमको बोला गया है कि जो डेब्रॉयल वेवलेंथ निकाले एक इलेक्ट्रॉन की, जिसको 100 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया गया है। देखते हैं। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। हमको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट्स दिया हुआ है, तो डेब्रॉयल वेवलेंथ क्या होगी? 1.227 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वी, नैनोमीटर फॉर्म में 100 सब्सटीट्यूट करें तो 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये सिंपली ऐसे आ गया, 0.123 नैनोमीटर लगभग आ गए। और अगर इसको अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ये जो वेवलेंथ आती है, जो डेब्रॉयल की जो वेवलेंथ इससे निकली है इलेक्ट्रॉन की, वो एक्स रे के वेवलेंथ के बराबर है। अगर आपको याद हो तो जो एक्स रेज होती हैं वो काफी एनर्जेटिक, काफी लो वेवलेंथ वाली होती हैं लाइट के स्पेक्ट्रम में। गामा रेज ही इनसे कम वेवलेंथ की होती है। तो गामा रेज, एक्स रेज बहुत कम वेव, बहुत हाईली शॉर्ट वेवलेंथ के कारण होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाई रेजोल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि रेजोल्यूशन के अगर आप फॉर्मूले देखेंगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेवलेंथ्स के। तो जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा रेजोल्यूशन आएगा। और इसमें हम लोगों ने बस 100 वोल्ट से ही अगर एक्सेलरेट करा दिया, तो हमको एक्सरे के लेवल की वेवलेंथ मिलने लगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स फार बेटर कैंडिडेट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन के लिए बहुत बेटर होते हैं। एक और क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, एक एवरीडे लाइफ पार्टिकल, मतलब 150 ग्राम की बॉल है हमारे पास, उसको हम लोग 30 मीटर पर सेकेंड से अगर थ्रो करें, ट्रेवल करें, करवाएं, तो उसकी डेब्रॉयल वेवलेंथ क्या होगी? देखते हैं। मास हमारे पास, स्पीड, तो मोमेंटम p mv के बराबर, उससे जो आया 4.5 kg मीटर पर सेकेंड। डेब्रॉयल वेवलेंथ सिंपली h अपॉन p होता है। सब्सटीट्यूट करें, h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, p की वैल्यू से निकाली, तो डेब्रॉयल वेवलेंथ आई हमारी वो 1.47 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, जो मैंने आपको इनिशियली स्लाइड्स में भी बताई थी कि देख लीजिए 10⁻⁻34 मीटर। और इस बॉल की नॉर्मल रेडियस कितनी अब वो हो सकती है? 10 सेंटीमीटर भी हुई, जो कि 0.1 मीटर है। तो उससे भी 10⁻⁻33 टाइम्स छोटा है ये। मतलब देख ले, बहुत छोटा है ये एक्चुअल मैटर के साइज से। तो इसलिए जो एवरीडे लाइफ के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी वेव नेचर एग्जिबिट नहीं करते। वो इसी कारण से करते हैं क्योंकि जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है उनकी, वो इतनी कम होती है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसकी जो डेब्रॉयल वेवलेंथ बताई गई है, वो एक्चुअली में 10⁻⁻⁹ टाइम्स है एक प्रोटॉन के साइड से।
मतलब एक प्रोटॉन, जैसे कि हमने देखा है, एक न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और न्यूक्लियस के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस से भी छोटा होता है। तो अगर इस वेवलेंथ को प्रोटॉन से भी कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में भी 10⁻⁻19 टाइम्स छोटा है ये वेवलेंथ। तो इसको तो बताया जाता है ये एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इतनी छोटी वेवलेंथ है। तभी नॉर्मल एवरीडे लाइफ में आप कभी भी वेव नेचर ऑफ मैटर नहीं देखेंगे फंडामेंटली। इस चैप्टर के लिए इतना ही था। थैंक यू।